क्योंकि डर सबको लगता है। अस्सलामुअलैकुम, शहजादी वॉइस में खुशामदीद। इमारत नंबर 32 में मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है इमारत नंबर 32। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये 1970 का जिक्र है। कराची के इलाके लियाकताबाद में अलकरम स्क्वायर की बिल्डिंग के पीछे बहुत सारी ज़मीन थी, जिस पर हुकूमत ने 3-3 ब्लॉक बना दिए थे। वहाँ लोग आबाद होना शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ फ्लैट खाली भी थे। आप इस वाक़ये के बारे में किसी बुजुर्ग से या वहाँ के पुराने रहने वालों से मालूम कर सकते हैं। आज तो वहाँ बहुत सारे फ्लैट बन चुके हैं। जिस वक्त की ये बात है, उस ज़माने में तमाम ब्लॉकों के दरमियान 100 गज से ज़्यादा फासला था और हर ब्लॉक के साथ एक छोटा सा बागीचा भी था। वहीं एक इमारत थी जिसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर थी और वो ज़मीन में धंसने लगी थी। वो तकरीबन 4 फुट ज़मीन में धंस चुकी थी। उस इमारत को खाली करवा लिया गया था और उसमें लकड़ी की मोटी मोटी कड़ियाँ बतौर स्टोन लगाकर उसे धंसने से रोका गया था। जल्द ही वो धंसने वाली इमारत सारे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे और हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक उसके बारे में तरह तरह की बातें भी करता था। कोई कहता कि मज़दूरों की गलती है, कोई कहता कि नाकिस सीमेंट बजरी लगाई गई है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि इस इमारत में आसेब का साया है। गर्ज, जितने मुंह इतनी बातें। मैं भी उसी इलाके में रहता था। मेरे अब्बू को ऑफिस की तरफ से वहाँ एक फ़्लैट मिला था। मैं अपनी साइकिल पर उस इमारत को देखने जाया करता था। उन दिनों मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। ये कहानी धंसने वाली इमारत की नहीं, ये कहानी इमारत नंबर 32 की है, जो धंसने वाली इमारत नंबर 31 से तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। इमारत नंबर 32 अभी तक खाली थी और मुझे वो भूत घर से कम नहीं लगती थी। हमारी इमारत का नंबर 33 था और ये तीनों इमारतें एक ही कतार में खड़ी थीं। ये बात आपको बताई जा चुकी है कि लोग धंसी हुई इमारत को देखने आते थे। फिर हुआ यूं कि इस इलाके से बच्चे गायब होना शुरू हो गए। शुरू में ये बात इतनी मशहूर ना हुई, मगर जब ज़्यादा बच्चे अगवा होने लगे तो लोगों में उस इमारत की वजह से खौफ फैल गया और रफ्ता रफ्ता वहाँ लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। ज़िंदगी मामूल पर थी। मैं गर्मी की एक दोपहर में अपनी साइकिल पर घर जा रहा था कि अचानक धंसी हुई इमारत देखने का ख्याल आया। गो कि मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी दिल चाहा कि एक बार वहाँ जाया जाए। मैंने साइकिल का रुख उस इमारत की तरफ मोड़ दिया। मैं 2 ही मिनट में उस इमारत के सामने था। वहाँ उस वक्त कोई भी ना था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी की दोपहर में लोग घरों से कम निकलते थे। मैं इमारत को बगौर देख रहा था कि अचानक मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया। चीख इमारत नंबर 32 से आई थी। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मैंने फ़ौरन अपनी साइकिल चला दी। मुझे इमारत नंबर 32 की खिड़की में कोई खड़ा हुआ भी नज़र आया। मैं इतनी रफ्तार से जा रहा था कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने घर आकर ही सांस लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि इमारत नंबर 32 तो खाली थी। फिर उसकी तीसरी मंजिल की खिड़की में कौन खड़ा था? मैं अक्सर इसके बारे में सोचता रहता। वक्त गुजरता गया। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, हमारे बराबर वाली इमारत अब तक खाली है क्या? नहीं बेटा, अब वहाँ तीसरी मंजिल पर रॉबर्ट साहब और इनकी बीवी मारिया आ गए हैं। बाकी बिल्डिंग खाली है। अम्मी ने जवाब दिया। क्या वो ईसाई हैं? मैंने पूछा। हाँ बेटा, वो मुझसे मिलने आए थे। तुम उस वक्त घर पर नहीं थे। क्या उनके बच्चे भी थे? दूर बैठे अब्बू भी गुफ्तगू में शरीक हो गए। नहीं, बेचारों की कोई औलाद नहीं। अम्मी ने उन पर तरस खाते हुए कहा। ओह, तो वहाँ लोग आ गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा। एक रोज़ ऐसा हुआ कि छुट्टी वाले दिन रॉबर्ट साहब अपनी बेगम के साथ हमारे घर चले आए। उस दिन मैंने पहली बार इन्हें देखा था। वो दोनों अम्मी अब्बू से बातें कर रहे थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रॉबर्ट साहब, जिन्हें मैं अब अंकल भी कह रहा था, मुझे और मेरे छोटे बहन भाइयों को घूर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। साथ ही साथ वो बच्चों के गायब होने की बातें भी कर रहे थे और अगवा करने वालों को बुरा भला भी कह रहे थे। न जाने क्यों मुझे अंकल रॉबर्ट और आंटी मारिया बहुत मशकूक से लगे। जाते जाते उन्होंने हम सब बहन भाइयों को प्यार किया। चलते वक्त उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अंकल रैबिट का हाथ बहुत सख्त था। इस दिन इन लोगों के बारे में मज़ीद बातें पता चलीं। वो ये कि अंकल रैबिट और मारिया आंटी पहले रावलपिंडी में रहते थे, दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे, मगर अब वो रिटायर होकर कराची शिफ्ट हो चुके थे। पेंशन से इनका गुजारा हो रहा था। इनकी ना कोई औलाद थी और ना रिश्तेदार था। वो दुनिया में अकेले थे। अम्मी भांप चुकी थी कि मुझे रैबिट अंकल पसंद नहीं आए। क्या बात है आमिर? उन्होंने मुझे सोच में डूबा देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मी, बस मुझे अंकल रैबिट से डर लगा। मैंने अम्मी से दिल की बात कह दी। अरे भाई वो क्यों? अम्मी ने हैरत से पूछा। फिर मैंने हिम्मत करके अम्मी को इस दिन की बात बता दी जब मैंने चीख सुनी थी। बेटा, हो सकता है रैबिट साहब भी चीख सुनकर खिड़की पर आए होंगे। अम्मी, मुझे लगा था कि चीख उनके घर से ही आई है, मैंने कहा। मेरी बात पर अम्मी मुस्कुरा दी और कहा, आमिर बिला वजह शक नहीं करते। अम्मी की बातों से मैं मुतमईन तो नहीं हुआ था, लेकिन एक दिलासा ज़रूर मिल गया था। लेकिन मैं इमारत नंबर 32 के पास से नहीं गुजरता था। मैं सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। बच्चों के अगवा होने की खबरें भी आती रहती थीं। एक दिन मैं तेज़ तेज़ साइकिल चलाते हुए घर वापस आ रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा कि अंकल रैबिट धंसी हुई इमारत से निकल रहे हैं। इनको वहां से आता देखकर मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ और मैंने बिला इरादा साइकिल रोक दी। गुड आफ्टरनून, उन्होंने मुझे देखकर कहा। मैंने इनसे पूछा, अंकल आप यहाँ? बस बेटा, यूं ही आ गया था ये इमारत देखने, उन्होंने कहा। जी अच्छा, मैं इतना कहकर वहाँ से चलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे रोका। इस बिल्डिंग में कोई नहीं जाता था क्योंकि वो गिर भी सकती थी। फिर वहाँ रैबिट अंकल क्यों गए थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जब उन्होंने मुझे रोका तो मेरी जान निकल गई। जी अंकल, मैंने कहा, लेकिन साथ ही मैं तैयार था कि साइकिल चला दूँ। वो भाग गए कि मैं रुकना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे जाने को कह दिया और मैं एक मिनट भी वहाँ नहीं रुका। वो रात बहुत अजीब थी। रात के सन्नाटे में पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियाँ इमारत नंबर 32 के पास आकर रुकीं। लोग अपने घरों से निकल आए। पुलिस ने वहाँ छापा मारा और दूसरी मंजिल से अगवाशुदा 4 बच्चे बरामद कर लिए। पुलिस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी। बिल्डिंग में कोई नहीं था। अंकल रैबिट और आंटी मारिया ताला लगाकर कहीं जा चुके थे। यहाँ इस बिल्डिंग में कोई रहता है? पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों से पूछा। हर शख्स ने यही कहा कि इमारत नंबर 32 तो खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। लोगों की बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने अपने अब्बू की तरफ देखा, वो भी खामोश खड़े थे और उन्होंने मुझे भी खामोश रहने का इशारा किया। शायद वो कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे। क्या अंकल रैबिट और आंटी मारिया के बारे में कोई नहीं जानता? वो तो इमारत नंबर 32 की तीसरी मंजिल पर रहते थे, मैंने सोचा। हम इस इमारत को फ़िलहाल बंद करके सील लगा रहे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक एक मर्द और औरत शहर भर से बच्चे अगवा कर रहे हैं। आप लोग ज़रा होशियार रहिएगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने वहां जमा होने वाले लोगों को बताया। इसके बाद पुलिस ने इमारत नंबर 32 को बंद कर दिया। अब्बू ने मुझे घर आकर बताया कि रैबिट साहब एक हफ्ते पहले ही फ्लैट खाली करके चले गए थे, इसलिए वो पुलिस के सामने खामोश रहे। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए। जब मैं स्कूल जाते जाते धंसी हुई इमारत और इमारत नंबर 32 को देखता तो मुझे इन दोनों में कोई गहरा ताल्लुक़ लगता था। एक शाम मैं अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। जैसा कि मैंने बताया, हर इमारत के दरमियान 100 गज से ज़्यादा का फासला था, इसलिए हर खेल हम आसानी से खेल लिया करते थे। मैं गोलकीपर बना हुआ था। अचानक मेरी नज़र इमारत नंबर 32 की तीसरी मंजिल पर गई तो वहाँ मुझे कोई खिड़की में खड़ा नज़र आया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैंने तमाम लड़कों को अपने साथ जमा किया और सबको बताया कि वहाँ कोई है। बस फिर क्या था, पूरी फुटबॉल टीम इमारत के सामने थी। वहाँ तो अब भी पुलिस का ताला लगा हुआ था। फिर मैंने लड़कों को ये भी बताया कि एक बार मैंने यहाँ से चीख भी सुनी थी जो किसी बच्चे की थी। सब लड़के मेरी बातें सुनकर हैरान थे। इसके बाद हम सब अपने अपने घरों को लौट आए। मैं जब घर आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था, क्योंकि अंकल रैबिट और आंटी मारिया हमारे घर आए हुए थे। वो अब्बू अम्मी के साथ बैठे हुए थे। गुड इवनिंग, अंकल ने मुझे देखकर कहा। मैंने भी जवाबन गुड इवनिंग कहा और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया और सोचने लगा
कि अंकल रॉबिट यहाँ हैं तो इनके फ्लैट की खिड़की पर कौन खड़ा था। एक बार फिर मेरा दिमाग उलझ गया था। थोड़ी ही देर में अम्मी मेरे कमरे में आईं और उन्होंने मुझे बताया कि अंकल रॉबिट अब हमारी ही इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने आ रहे हैं। इन्हें यह इलाका पसंद आ गया है। हमारी तीसरी मंजिल खाली होने वाली थी। फिर 2 हफ्ते बाद ही अंकल रॉबिट हमारी बिल्डिंग में आ बसे। मैं बिल्कुल खुश नहीं था। अब हाल ये हो गया कि अक्सर अंकल रॉबिट से सीढ़ियों पर मुलाकात हो जाती थी। मैं इनसे दूर दूर रहता था मगर वो हमेशा मेरे करीब आ जाते थे। एक दिन वो हाथ में एक थैली लेकर नीचे उतर रहे थे जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अंकल, क्या है इस थैली में? मैंने हिम्मत करके पूछा। गंदा सड़ा हुआ गोश्त है, देखोगे? उन्होंने मुझे घूरते हुए जवाब दिया, जैसे मेरा पूछना इनको बुरा लगा हो। जी नहीं, ये कहता हुआ मैं अपने घर में दाखिल हुआ और अम्मी को बताया कि अंकल ने किस तरह बात की। हाँ, आज इनका मूड ख़राब है। इनका मछली खाने को दिल चाहा था मगर मछली वाले ने इनको सड़ी हुई मछली दे दी। अब गुस्से में वापस करने गए हैं। अम्मी ने सारी तफसील बता दी। ओह अच्छा, मेरे मुंह से निकला। मेरी इन दिनों दिली ख्वाहिश थी कि अंकल रॉबिट फ्लैट की इमारत छोड़कर चले जाएं। अचानक मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक हादसा हुआ जिसको बताते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस रात लोड शेडिंग की वजह से बिजली नहीं थी। गर्मी बहुत शदीद थी और चांद की रोशनी फैली हुई थी। रात 9 बजे का वक्त था। मैं गर्मी की वजह से बाहर निकल आया था ताकि बागीचे में बैठ जाऊं। बेटा आमिर, ज़्यादा दूर मत जाना, अम्मी ने कहा। जैसे ही मैं इमारत से बाहर आया मैंने अंकल रॉबिट को धंसी हुई इमारत की जानिब जाते हुए देखा। मैं भी दबे पाँव इनके पीछे चलने लगा। मैं इनसे फासले पर था। वो धंसी हुई इमारत के सामने जाकर खड़े हो गए। मैं इनसे तकरीबन 100 गज़ के फासले पर था और इमारत नंबर 32 की आड़ में छुपा हुआ था। यकायक किसी ने पीछे से मेरे सर पर कुछ मारा और मेरा सर चकरा गया। मैं पीछे मुड़ा तो अपने पीछे अंधेरे में एक औरत को खड़ा देखा। आंटी मारिया, मेरे मुंह से निकला और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में बंद पाया। मेरे हाथ पाँव और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ तक के कान में भी रुई ठूंसी हुई थी। मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था, सिर्फ रो सकता था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और ना जाने अब मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। काश मैं अम्मी की बात मान लेता और घर के पास ही रहता। अम्मी ने मुझे दूर जाने से मना किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मगर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, किस इलाके में हूँ। मुझे सुबह शाम एक काला सा मोटा आदमी खाना दे जाता था। पानी का एक कूलर कमरे में रखा हुआ था। मुझे भूख ही नहीं थी मगर जब तक कुछ ना खाता वो मोटा मेरे पास बैठा रहता। मुझे ज़बरदस्ती कुछ नवाले खाना पड़ते थे ताकि वो चला जाए। वो मुझसे कोई बात नहीं करता था और मैं कुछ पूछता भी तो मुझे डांटकर चुप करवा देता। अब मैं बिल्कुल निढाल होकर कमरे में पड़ा रहता था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं हर हाल में अपने घर जाना चाहता था। मुझे यकीन था कि यह काम अंकल रॉबिट का ही है। मेरी वहाँ तीसरी रात थी कि अचानक मुझे पुलिस की सायरन बजाती गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी नज़दीक ही थी। इसका अंदाज़ा मुझे इस तरह हुआ कि कान में रुई होने के बावजूद मैं सायरन सुन सकता था। अगले ही लम्हे मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और चंद पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। इनके साथ अब्बू और अंकल रॉबिट भी थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना पता था कि अल्लाह ने मेरी सुन ली थी और मैं अब आज़ाद हो चुका था। जब पुलिस मुझे कमरे से बाहर लाई तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं धंसी हुई इमारत की तीसरी मंजिल पर कैद किया गया था। मोटे काले आदमी और औरत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो दूसरे कमरे में थे। यही दोनों बच्चों को अगवा करते थे और खाली इमारत में छिपा देते थे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस हमें ज़रूरी कार्रवाई के लिए थाने लाई थी। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे अगवा करने वाले वही मोटा आदमी और औरत थी। आंटी मारिया ने नहीं, बल्कि इस औरत ने मेरे सर पर डंडा मारा था। वो अंधेरे में थी इसलिए मैं इसको आंटी मारिया समझा था। वो मेरे अब्बू से मुझे छोड़ने के 5 लाख रुपए मांग रहे थे, जबकि अंकल रॉबिट ही पुलिस को धंसी हुई इमारत पर लेकर आए थे। वहाँ अंकल रॉबिट ने बताया कि इन्हें बहुत दिनों से शक था कि धंसी हुई इमारत में कोई आता जाता है। वो इमारत पर नज़र रखे हुए थे।
फिर इनकी नज़र एक रोज़ मोटे आदमी पर पड़ी तो वो पुलिस को लेकर आए और पुलिस ने मुझे छुड़वा लिया। बेटा, रॉबिट साहब का हम पर एहसान है, वरना ना जाने तुम्हारे साथ क्या होता। अब्बू ने मुझे बताया। मैंने अंकल रॉबिट का शुक्रिया अदा किया और उनसे लिपट गया। मैंने उनको कितना गलत समझा था। अंकल रॉबिट ने बच्चों को अगवा करने वालों को भी पकड़वाया था। पुलिस ने भी अंकल रॉबिट का शुक्रिया अदा किया था। फिर हम लोग घर आ गए। अम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं घर आकर बहुत खुश था। इस वाक़ये के बाद मैं अंकल रॉबिट की बहुत इज्जत करने लगा था और इन पर शक करना छोड़ चुका था। मैं इनके काम भी करता था क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था। अब मैं इनका बेटा बन गया था। एक रोज़ मैं अंकल रॉबिट के साथ इमारत नंबर 32 के सामने से गुजर रहा था कि अचानक चीख सुनाई दी। मैंने फ़ौरन फ्लैट की तरफ देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था जो मेरी नज़र पड़ते ही हट गया। फिर मेरी नज़र इमारत के दरवाजे पर गई। वहाँ अब तक पुलिस का ताला लगा हुआ था। कौन है जो बंद दरवाजे से अंदर चला जाता है, मैंने सोचा। और जब मैंने अंकल रॉबिट की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। अंकल, आपने चीख सुनी? मैंने पूछा। उन्होंने सर हाँ में हिला दिया और बोले, बेटा, मैं तो इस फ्लैट में रह भी चुका हूँ। ये इमारत खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। जब मैं यहाँ रहने आया था तो हमें भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं और ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई और भी यहाँ रहता है। शायद यहाँ दूसरी दुनिया के लोग आबाद हैं जो कभी कभी अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम किसी को भी तंग ना करें, तो फिर कोई हमको भी तंग नहीं करेगा। इसलिए हमने फ्लैट खाली कर दिया था। अंकल रॉबिट बता रहे थे और मैं हैरत से इनकी बातें सुन रहा था। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।